मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय शक्ति पर चर्चा करेंगे। नेशनल पावर की किन चीजों को राष्ट्रीय शक्ति का दर्जा दिया जाता है, अथवा एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इस भूमिका में जो प्रमुख तत्व होता है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी रोल निभाता है, अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, उसे राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। जब तक एक राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र के पास नहीं होगी तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकता, कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्रीय शक्ति का होना आवश्यक है। इसके पहले कि हम राष्ट्रीय शक्ति पर विचार करें, कुछ इसी के आसपास कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसमें शक्ति, सत्ता, प्रभाव और बल, ये चार चीजें हैं। शक्ति क्या है? शक्ति एक क्षमता है जिसके द्वारा सामने वाले के व्यवहार को, आचरण को प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सकता है, उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति का मतलब किसी को पकड़ के देख ठुकाई करना, मारना, काटना, ये नहीं है। शक्ति का मतलब एक क्षमता है जिसके द्वारा आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं और उसके आचरण को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो आपको पढ़ाता है वह उस विषय की दृष्टि से आपसे अधिक शक्ति संपन्न है और इस विषय ज्ञान की शक्ति के बल पर वह आपके आचरण को प्रभावित कर सकता है, आपके व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है और आपके आचरण को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए वह आपसे विषय की दृष्टि से ज्यादा शक्ति संपन्न है। तो शक्ति एक क्षमता है। दूसरा, सत्ता। सत्ता किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको अथॉरिटी कहते हैं। जिसके पास सत्ता का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है, सत्ता का, जिसके पास शक्ति का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है, उसे सत्ता कहते हैं। वैधानिक प्रयोग, जो सत्ता में बैठते हैं, या जैसे हमारे भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, निर्वाचन होते हैं, बहुमत के आधार पर कोई दल सरकार बनाता है, तो जब वह संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ करके बहुमत प्राप्त करता है और अपनी सरकार का निर्माण करता है, तो उस सरकार को शक्ति का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। तो जिसके पास वैधानिक शक्ति हो, कुछ काम करने की, शक्ति का प्रयोग करने की, उसे हम सत्ता कहते हैं। जैसे, और उदाहरण लीजिए, जैसे एक महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, उन्हें शक्ति का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है। या किसी भी कार्यालय में कोई भी विभाग प्रमुख हो, उसे शक्ति का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है। तो जिसके पास कानूनी शक्ति होती है, जो कानूनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, उसे हम सत्ता कहते हैं। तीसरा, प्रभाव। प्रभाव के पास सत्ता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन शक्ति प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे महात्मा गांधी के पास शक्ति नहीं थी, सत्ता नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रभाव पैदा किया। वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था कि लोगों ने
भरपूर न केवल समर्थन दिया, अपितु उनके नेतृत्व में हमारे भारत में जितने भी आंदोलन हुए उसमें जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभाव, तो प्रभाव सत्ता का मोहताज नहीं होता, प्रभाव से शक्ति उत्पन्न होता है और शक्ति भी प्रभाव पैदा करता है। शक्ति प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यदि कोई बात कही तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके पहले हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सबका प्रभाव आम जनता पर बहुत ज्यादा था। प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब वर्तमान समय में भारत की राजनीति ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहें विरोधी दल उस पर मीन मेख जरूर निकालेंगे। जो भी कहें, जो भी करें, सब में मीन मेख निकालेंगे। मतलब इन विरोधी दलों पर प्रधानमंत्री का प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। फिर है बल। बल का मतलब है शक्ति का वास्तविक प्रयोग। जैसे पहलवान शक्ति का वास्तविक प्रयोग करके, बल का वास्तविक प्रयोग करके वह कुश्ती लड़ता है, या एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारपीट करता है, या सैनिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग, जैसे अभी रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, इसे बल प्रयोग कहते हैं। ये चार चीजें हुई। लेकिन शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति कब बन जाती है, यह राष्ट्रीय शक्ति क्या है, इसके बारे में दो परिभाषाओं पर विचार करें। पहला है पैटरफोर्ड और लिंकन। इन दोनों विचारकों का कहना है कि राष्ट्रीय शक्ति एक क्षमता है, एक बल है। क्षमता भी है, बल भी है, मतलब वास्तविक प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति एक क्षमता भी है, बल भी है, जो राज्य अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए करता है। राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए जो भी राष्ट्र कार्य करता है, किस आधार पर काम करेगा? राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर काम करेगा। यदि राष्ट्रीय शक्ति नहीं है तो वह काम नहीं कर सकता, या यदि काम करेगा भी तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, हार्टमैन। जिस राष्ट्र के पास राष्ट्रीय हित की पूर्ति की क्षमता होती है उसे हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं, राष्ट्रीय हित पूर्ति की क्षमता। और इसीलिए वह अपने विदेश नीति का निर्माण करता है। यह संभव है कि कोई राष्ट्र विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र नीति को अपनाए, अथवा यदि वह सक्षम नहीं है, उसमें राष्ट्रीय शक्ति नहीं है, तो वह किसी बड़े राष्ट्र का पिछलगू होकर बनकर रह जाए। जैसे भारत और पाकिस्तान को देख लीजिए। भारत में इतनी राष्ट्रीय शक्ति थी और अभी भी है कि वह विदेश नीति में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता से युक्त है, और इसलिए भारत ने विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने का मन किया और उसने गुटनिरपेक्षता की नीति की नींव डाली। पड़ोसी को देखिए, पाकिस्तान को, उसमें राष्ट्रीय शक्ति इतनी नहीं थी कि वह गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार कर सके। तो उसने क्या किया? उसने अमेरिका का पिछलग्गू बनने की नीति अपनाई। वह अमेरिकन गुट का सदस्य बन गया। तो राष्ट्रीय शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को प्रभावित कर सके। इसी संदर्भ में कहा जाता है शक्ति का प्रयोग इस तरह से करना जिससे अन्य को प्रभावित किया जा सके। अन्य को प्रभावित करने की क्षमता जब तक नहीं होगी तब तक हम उसे शक्ति संपन्न नहीं कर सकते। उदाहरण लीजिए, अमेरिका में एक नए राज्य का जन्म 1789 में हुआ। उसका नाम दिया गया संयुक्त राज्य। जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति बने।
जॉर्ज वाशिंगटन ने 8 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्य संभाला। उसके बाद तीसरा चुनाव उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, यह कह करके कि इस उच्च पद पर देश के ज्यादा से ज्यादा लोग चुन करके आए, काम करें। तो उसने तीसरा कार्यकाल में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने अपने विदाई भाषण में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने यह कहा था कि अमेरिका विदेश नीति के क्षेत्र में किसी भी देश के साथ कूटनैतिक संबंधों की स्थापना नहीं करेगा। हमें यूरोप के झगड़ों झंझटों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अमेरिका दुनिया के विभिन्न देशों से आर्थिक और व्यापारिक संबंध कायम रखेगा, कूटनैतिक संबंध स्थापित नहीं बनाएगा। परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन के बाद जितने भी राष्ट्रपति आए, इन सब ने पृथकतावादी नीति का पालन किया कि हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हम अपना आर्थिक विकास करेंगे और दुनिया से आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे, राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1914 में शुरू हुआ, लेकिन अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया। जब 1916 में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, तब वह प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद अमेरिका में फिर से यह भावना आई, हमको यूरोप के झगड़े से क्या करना है, नहीं करना है, हमको दूर रहना है, हमको कोई मतलब नहीं है। परिणाम यह हुआ कि वुड्रो विल्सन ने जिस राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया था, उस राष्ट्र संघ का सदस्य अमेरिका नहीं बना। फिर से उसने पृथकतावादी नीति का पालन फिर से शुरू कर दिया। यह स्थिति 1941 तक रही। 1941 में भी वह द्वितीय विश्व युद्ध में तब सम्मिलित हुआ जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण करके पूरा बमबारी करके बर्बाद कर डाला पूरा। तो 1789 से लेकर के कमोबेश 1941 तक अमेरिका पृथकतावादी नीति का पालन करता रहा, अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा, लेकिन उसे महाशक्ति नहीं कहा गया। क्यों? शक्ति का प्रयोग इस तरह से करना जिससे अन्य को प्रभावित किया जा सके, इसलिए वो महाशक्ति नहीं बना, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित नहीं हुआ था। अपनी शक्ति का संचय करना उसमें शुरू किया। और देख लीजिए, अमेरिका 1789 से लेकर के कहिए कि 1941 तक, 16 से 18 छोड़ दीजिए, 1900 और 1941 तक कहिएगा, अमेरिका में केवल एक जबरदस्त घटना घटी थी। वह थी 1861-63 के बीच होने वाला गृह युद्ध, और एक बार उसका मेक्सिको के साथ युद्ध हुआ था। इन दो घटनाओं को छोड़ करके अमेरिका में कोई भी संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, और वह निर्बाध रूप में अपना आर्थिक और व्यापारिक विकास करता रहा, निर्बाध। भारत के साथ तुलना करिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब से लेकर के आज 2022 तक, क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई साल गया हो जब हमें किसी न किसी प्रकार के संकटों से जूझना न पड़ा हो? कोई न कोई बात शक्ति के मार्ग में बाधक बनकर आई, चाहे युद्ध के रूप में हो, चाहे पृथकतावादी आंदोलन के रूप में हो, चाहे सांप्रदायिक दंगों को लेकर के हो, चाहे सूखा पड़ा हो, भूकंप आया हो, किसी न किसी प्रकार की बाधा लगातार हमारे देश में आती रही है। और इन सब के बावजूद भारत आर्थिक विकास के मार्ग पर लगातार प्रगति कर रहा है, धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चलना सफलता की निशानी है, अचूक सफलता की निशानी है। तो देखिए, अमेरिका में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी
वह महाशक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया। उसे महाशक्ति तब कहा गया, तब समझा गया, तब उसे मान्यता दी गई जब उसने द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ। तो जो राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित ही नहीं होगा उसको महाशक्ति कैसे कहेंगे? शक्ति रखिए अपने घर में, छुपा करके रखिए, दबा कर रखिए, उसका प्रयोग ही मत करिए। तो राष्ट्रीय शक्ति वह है जिसके द्वारा अन्य को प्रभावित किया जा सके। अब प्रकार को देखें, राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार। राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार E.H. कार के मतानुसार, कार एक पुस्तक लेखक का नाम है। E.H. कार हमारे समय में उनकी पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत चला करती थी और उसी से हमारे प्रोफेसर भी हमको पढ़ाया करते थे। तो E.H. कार कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। एक सैन्य शक्ति। सैनिक शक्ति तो आप कहिए कि राष्ट्रीय शक्ति की जान है, लेकिन युद्ध करना नहीं है। युद्ध तो अंतिम विकल्प के रूप में एक राष्ट्र अपनाता है। युद्ध कोई भी राष्ट्र जबरदस्ती किसी के विरुद्ध नहीं छेड़ता। यह बात और है कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। या प्रथम विश्व युद्ध के पहले राष्ट्रों के बीच युद्ध होते रहते थे, लेकिन महायुद्ध नहीं होते थे। ये युद्ध केवल 2 पक्षों तक ही, 2 राष्ट्रों तक ही सीमित होते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में केवल 2 राष्ट्रों के बीच युद्ध नहीं था, यह 2 राष्ट्रों के गुट के बीच लड़ाई थी। इसलिए इसको प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का नाम दिया गया। तो युद्ध करना अंतिम विकल्प के रूप में एक राष्ट्र उसका स्वीकार करता है। आप कह सकते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया? बिल्कुल सही। रूस यह सोचता है कि रूस और यूक्रेन की संस्कृति एक समान है और रूस और यूक्रेन दोनों एकजुट होकर के अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, और इसलिए यूक्रेन को उसने मनाने की कोशिश की। नहीं माना वहां तक ठीक है, लेकिन यूक्रेन ने क्या किया? नाटो की सदस्यता बनने के लिए उसने काम करना शुरू किया और परिणाम यह हुआ कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करना सर्वथा गलत है। यह आपकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को, विस्तारवादी प्रवृत्ति को बताता है। ये और भी आगे चल करके इसकी चर्चा हो सकती है। यह युद्ध पूरी तरह से गलत था और गलत है कि एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र पर आप आक्रमण कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस जिस उद्देश्य के लिए बना हुआ है चुपचाप बैठा देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो सैनिक शक्ति इसका यह पहला प्रकार है। दूसरी चीज, महाशक्ति बनने के लिए सैन्य शक्ति का भी होना आवश्यक है। जब तक आपके पास सैन्य शक्ति नहीं होगी, सैनिक शक्ति, तब तक आप महाशक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? अमेरिका के पास सैनिक शक्ति देख लीजिएगा, जल थल वायु में पूरी दुनिया में एक नंबर है। इंग्लैंड और फ्रांस को भी देख लीजिएगा, वो युद्धक सामग्री का न केवल उत्पादन करते हैं अपितु इसका सफलतापूर्वक व्यापार भी करते हैं। चीन को देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, ये सब राष्ट्रीय शक्ति का वास्तविक प्रयोग करते हैं। 2 राष्ट्रों का उदाहरण दे रहा हूं, एक जापान, दूसरा जर्मनी। जापान को महाशक्ति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि ये सत्य है कि जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में एक नंबर पर है, टॉप है। यहां तक कि अमेरिकन व्हाइट हाउस में भी जो टेलीविजन लगे होते हैं या टेलीविजन टीवी सेट लगा होता है वह भी मेड इन जापान होता है।
इतनी शानदार टेक्नोलॉजी, लेकिन उसे महाशक्ति नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति लगभग नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया था अमेरिका के सामने, तो जनरल मैकआर्थर ने जापान के लिए संविधान का निर्माण किया था। उसी के सामने जापान ने सरेंडर किया था। जनरल मैकआर्थर कमांडर थे अमेरिका के, उनके सामने जापान ने सरेंडर किया और उसके बाद जनरल मैकआर्थर ने जापान के लिए संविधान बनाया। जापान के संविधान में लिखा गया है युद्ध का परित्याग, मतलब जापान सभी प्रकार के युद्धों का परित्याग करता है। और इसलिए जापान में कोई सैन्य शक्ति नहीं है या बहुत कम है, और उतनी ही शक्ति है जितनी देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक है। और आगे अमेरिका जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इसलिए जापान को सैन्य शक्ति की दृष्टि से परेशान होने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रही। दूसरी यही चीज जर्मनी को देखिएगा। जर्मनी आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, लेकिन वह भी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी सैनिक शक्ति नहीं है या बहुत कम है। तो महाशक्ति बनने के लिए सैनिक शक्ति का होना आवश्यक है। दूसरा, आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति तो अर्थ तो राजनीति का प्राण है। बिना आर्थिक संपन्नता के आप कुछ काम नहीं कर सकते। हर काम के लिए पैसा चाहिए, हर काम के लिए पैसा। अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं तो आप राष्ट्रीय शक्ति का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आज पहले आप अमेरिका को देख लीजिए, आज चीन को देख लीजिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दुनिया दो भाग में बंट गई, अमेरिकन गुट, सोवियत गुट। अमेरिका ने अपना पूरा थैली खोल दिया दुनिया के हर राष्ट्र के लिए, जिसको जितना चाहिए पैसा ले जाओ। परिणाम स्वरूप जो छोटे छोटे राज्य थे, नवोदित राष्ट्र थे, इन सब राष्ट्रों ने अमेरिकन गुट में सम्मिलित होना स्वीकार किया, क्योंकि फ्रीली, मुक्त रूप से राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग मिल रहा था अमेरिका से। लेकिन सोवियत गुट के पास इतना बड़ा थैला नहीं था कि वह अपने देशों को, दुनिया के विभिन्न देशों के लिए इतना पैसा दे सके। तो आर्थिक संपन्नता, अमेरिकन गुट में राष्ट्र इसलिए सम्मिलित होने लगे क्योंकि अमेरिका से लाखों करोड़ों डॉलर की सहायता इन देशों को मिलती रही, आज भी मिलती रही। अमेरिका की यही नीति है कि दुनिया के सब राष्ट्र जिसको जितना पैसा चाहिए ले जाओ, लेकिन हमको सैल्यूट करना, हमको सलाम करना, और कहीं पर भी हमारा विरोध मत करना। इसलिए आज अमेरिका का प्रभाव दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। आज चीन को देख लीजिएगा। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अफ्रीका के 50 देशों को, अपने पड़ोस के बर्मा और पाकिस्तान, ये नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इनको कितना ज्यादा पैसा कर्जा के रूप में दे चुका है कि राष्ट्र चाह करके भी चीन का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो आर्थिक संपन्नता, इन राष्ट्रों को चीन की चाल समझनी चाहिए थी, लेकिन इन राष्ट्रों ने चीन की चाल को नहीं समझा। परिणाम स्वरूप आज श्रीलंका दाने दाने को मोहताज हो गया है। तो दूसरा है आर्थिक शक्ति। तीसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोबल ऊंचा होना चाहिए जनता का। और इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। 26 जनवरी का परेड हमारे देश में देख लीजिएगा, शक्ति प्रदर्शन, मनोबल ऊंचा उठता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आप
अपने शक्ति को दिखाते हैं। पूरे दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। समय समय पर सैनिक शक्ति का प्रदर्शन होता है, समय समय पर युद्ध का प्रदर्शन युद्ध किए जाते हैं, सैन्य अभ्यास किए जाते हैं और विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में अपने मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया जाता है या अपने शत्रु देशों का विरोध किया जाता है। संचार माध्यमों के द्वारा आप अपने मित्रों का समर्थन और शत्रुओं के विरुद्ध प्रचार करते हैं। इससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख E.H. कार ने किया है: सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति। अब देखें कि किन चीजों से राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण किन चीजों से होता है, या राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें, पहला भूगोल। भूगोल तो राष्ट्रीय शक्ति की जान है। भूगोल, किसी जमाने में एयर्स ने कहा था कि आप की संधियां तोड़ी जा सकती हैं, समझौते भी एक तरफा समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। एयर्स ने कहा था भूगोल, आप छोटे से मकान में रहते हैं, हो सकता है आपकी अपने पड़ोसी के साथ अच्छी नहीं बनती, तो आप घर को छोड़ करके इस घर को छोड़ करके दूसरा घर ले सकते हैं। लेकिन एक राष्ट्र है, वह राष्ट्र अपने पड़ोसियों के साथ जरूर ही निभाएगा, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। अपने पड़ोसी को वह बदल नहीं सकता। तो इस भूगोल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति, ये 4 चीजें इस भूगोल में आती हैं। भूगोल में क्षेत्रफल, सबसे पहले क्षेत्रफल। यदि राष्ट्र का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है या ज्यादा है, तो कोई भी राष्ट्र, आक्रमणकारी राष्ट्र, आपके देश को जीत नहीं सकता। एक छोटे से क्षेत्र पर अधिकार कर सकता है, जीत नहीं सकता। सोवियत संघ पर आक्रमण किया जर्मनी ने 1941 में, 1941 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जर्मनी की सेना आगे बढ़ती गई, सोवियत संघ की सेना पीछे हटती गई। लेकिन सोवियत संघ इतना विशाल था कि जर्मनी की सेना जीत नहीं पाई। और भी कारण थे जर्मनी के परास्त होने के, लेकिन रूस का जो पतन नहीं हुआ, सोवियत संघ का जो पतन नहीं हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण सोवियत संघ की विशालता भी है। यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो आप बढ़ती हुई आबादी को आसानी से बसा सकते हैं, रहने की समस्या नहीं होगी। इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड छोटा सा राष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, बहुत द्वीपों की संख्या ज्यादा है। तो वहां पर यदि कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या कोई मकान खरीदता है, तो वह उस मकान में जब रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें लिखा रहता है इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई। जितनी ऊंचाई तक आपने खरीदा है, उस ऊंचाई तक आप मकान बना सकते हैं और रख सकते हैं। उसके ऊपर का कोई दूसरा आदमी खरीद लेगा, आप मना नहीं कर सकते। जैसे फ्लैट होता है, फ्लैट में जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होती है मकान की, तो वहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो क्षेत्रफल पर्याप्त होना चाहिए, होता है। और
केवल बड़ा होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका उपयोग भी होना चाहिए। ब्राजील इतना बड़ा राष्ट्र है, तीसरा चौथा नंबर का राष्ट्र है दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन ब्राजील एक महाशक्ति नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि ब्राजील में जंगलों की अधिकता है। ऐसे ऐसे जंगल है वहां पर कि आज तक वहां पर कोई व्यक्ति जा नहीं सका है, अगम्य रहा है अभी तक। ब्राजील, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, लेकिन ब्राजील में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर कि जो जगह ही अगम्य है, इतना घनघोर जंगल है। कनाडा को देख लीजिएगा, कनाडा दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर का राष्ट्र है, लेकिन वहां का 90% स्थान ऐसा है, 80% स्थान ऐसा है जो रहने लायक नहीं है। इतनी कड़कती ठंड पड़ती है, पूरा 12 महीना 24 घंटे। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक राष्ट्र है, एक महाद्वीप। कुल जनसंख्या 2.5-3 करोड़, क्योंकि वहां पर इतना विशाल मरुस्थल है कि वो जगह रहने लायक ही नहीं है। तो 3 उदाहरण आपके सामने हो गए, ब्राजील, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ा भी होना चाहिए, उसका उपयोग भी होना चाहिए। इस माने में आप भारत को 1 नंबर का दर्जा दे सकते हैं कि भारत की जो भी भूमि है, संपूर्ण भूमि का उपयोग भारत में किया जाता है, संपूर्ण भूमि का। इस दृष्टि से भारत 100% सही राष्ट्र है, अच्छा राष्ट्र है। फिर भूमि कृषि योग्य होना चाहिए, वहां पर प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जब नहीं होंगे तो भूमि का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यदि भूमि आपके पास है तो आपके पास प्राकृतिक संसाधन जरूर उपलब्ध होंगे। आप में दोहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ब्राजील का जंगल जो अगम्य है, उसका दोहन ब्राजील कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। उसका उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के पहले सोवियत संघ में जो साइबेरिया है, या रूस में जो साइबेरिया है, सर्वथा अगम्य था। जब साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई तब उस साइबेरिया का दोहन शुरू हुआ, और वहां से देखिए इतनी अधिक प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हो रही है कि वह प्राकृतिक गैस रूस पूरे यूरोप को सप्लाई कर रहा है। खनिज तेल की प्राप्ति हो रही है वहां से। तो पृथ्वी बहुत ही संपन्न है, पृथ्वी संपन्न होती है। वहां पर क्या नहीं मिलता पृथ्वी के गर्भ से। फिर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए, और ज्यादा यदि क्षेत्रफल है तो जनसंख्या को आप बसा सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का 5वां नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या कुल मिलाकर 25-26 करोड़, और अमेरिका में रहने की कोई समस्या नहीं है। अपने भारत को देख लीजिए, भारत दुनिया का 7वां नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राष्ट्र है। 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या। तो आबादी को बसाने की क्षमता बढ़ जाती है यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो। दूसरी चीज, भूगोल के अंतर्गत जलवायु। जलवायु भी ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति में कर्मठता उत्पन्न हो, आलस्यता न हो, और ऐसी भी जलवायु न हो कि आदमी काम कर ही न पाए। यह माना जाता है कि अधिक ठंड वाले देशों में
व्यक्ति ज्यादा कर्मठ होता है, काम करके थकता नहीं है। लेकिन हमेशा ठंड ठंड में आदमी क्या करेगा? वो खुल करके घूम नहीं सकता, वो खुल करके कुछ कर नहीं सकता। तो ज्यादा शीत भी ठीक नहीं है, ज्यादा गर्मी भी ठीक नहीं है। अरब देशों में देख लीजिए, रेगिस्तानी एरिया है, वहां पर 48-50 डिग्री तो होता ही है। कनाडा को देख लीजिए, वहां पर तो 1-2-4 डिग्री भी टेम्परेचर हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो जलवायु ऐसी होनी चाहिए जो शीत और उष्णता के बीच की हो, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंड। समशीतोष्ण जलवायु को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है और भारत की जलवायु समशीतोष्ण है। फिर है स्थलाकृति। उस आपके राष्ट्र की स्थलाकृति क्या है, कैसी है? क्या आपकी सीमा नदी के माध्यम से निर्धारित होती है कि नदी के इस पार हमारी सीमा, नदी के उस पार आपके पड़ोसी राष्ट्र की सीमा, या आपकी सीमा एक पहाड़ के माध्यम से तय होती है, या आपकी सीमा से लगा हुआ समुद्र है, या आपकी सीमा किसी दूसरे राष्ट्र से स्थल रूप में स्पष्ट रूप से मिलती है? ये सब चीजें एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करती है। जैसे 1962 के पहले तक हम भारतीयों का मान्यता यह थी कि हिमालय पर्वत भारत के लिए अभेद्य दीवार की भांति स्थित है और हिमालय को भेदना किसी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। लेकिन चीन ने उस अभेद्य दीवार को तोड़ करके भारत पर आक्रमण करने की हिमाकत की थी। नदी है, समुद्र है, इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे नदी है, दो राष्ट्रों के बीच नदी है सीमा, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है जल की धारा के ठीक बीचों बीच, जल की धारा, नदी है तो जल की धारा तो होगी, जल की धारा के ठीक बीचों बीच दोनों देश की सीमा रेखा मानी जाती है। इसी प्रकार से यदि आपके देश की सीमा समुद्र से मिलती है तो 5, 8 या 12 मील का क्षेत्र आपकी सीमा से लगा हुआ, उतना मील का समुद्र आपका राष्ट्रीय समुद्र माना जाता है और उस सीमा में किसी भी दूसरे देश का जहाज प्रवेश नहीं कर सकता। अलग अलग नियम है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत। तो स्थलाकृति कैसी है? जैसी स्थलाकृति होगी आपकी राष्ट्रीय शक्ति भी उसी प्रकार से बढ़ेगी। यदि आपकी सीमा चारों तरफ से समुद्र से घिरी है और आपकी स्थिति द्वीपीय है तो सहज रूप में आप युद्ध में परास्त नहीं हो सकते। जर्मनी ने आक्रमण इंग्लैंड पर किया, लेकिन आक्रमण में केवल उसने हवाई बमबारी किया, थल युद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति द्वीपीय है। ब्रिटिश चैनल को पार करने के लिए जर्मनी के पास उतने बड़े बड़े जहाज नहीं थे कि वो एक साथ 5-10 लाख सैनिकों को इंग्लैंड की भूमि पर उतार सकता। तो ये सब चीजें राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाती हैं। आगे अवस्थिति। अवस्थिति के अंतर्गत पड़ोसी, जैसे एयर्स ने कहा, संधियां तोड़ी जा सकती है, समझौते भी एक तरफा रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी, लेकिन भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। भारत लाख कोशिश कर ले, पाकिस्तान से पीछा नहीं छुड़ा सकता, झुका सकता है, छुड़ा नहीं सकता। और ऐसे ही पड़ोसी के साथ आपको निभाना पड़ेगा। आप शायद जानते होंगे कि भारत विदेश नीति के क्षेत्र में
90% ध्यान, अटेंशन पाकिस्तान पर देता है। आज भले ही अब अटेंशन का परसेंटेज कम हो गया होगा, लेकिन इसके पहले तक जितने भी भारत में सरकारें बनी, सबका सबसे ज्यादा ध्यान विदेश नीति के क्षेत्र में पाकिस्तान पर रहा करता था। तो आप किन देशों से घिरे हुए हैं? जिमी दसननि महु जीभ बिचारी, 32 दांतों के बीच एक सबसे कोमल चीज जीभ विद्यमान रहता है, और जीभ दांतों के बीच रह करके भी कुशलतापूर्वक आपका पोषण करता है। इजराइल को देख लीजिए, एक इजराइल 13 अरब राज्य, ऐसे खूंखार कि मानो इजराइल को ही निकल जाएंगे, लेकिन इजराइल ने अपनी स्थिति को संभाल लिया। तो जैसी आपकी अवस्थिति होगी, अमेरिका इतना सुरक्षित क्यों रहा लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक, और निर्बाध रूप में अपनी आर्थिक व्यापारिक प्रगति करता रहा? क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच विशाल अटलांटिक सागर है, अंत महासागर है। उसको पार करने के लिए आपको महीनों लगेगा। उस जमाने में एरोप्लेन तो था नहीं कि आप 8-10 घंटे में पहुंच जाएंगे अमेरिका, ऐसा था नहीं। महीनों भर चला करती थी ये सब यात्राएं, और इसीलिए अमेरिका अभेद्य रहा। कनाडा पर कोई दूसरे देश ने अभी तक आक्रमण नहीं किया, या दक्षिण अमेरिका के देशों पर किसी दूसरे देश ने आक्रमण नहीं किया। क्यों? इसीलिए विशाल प्रशांत महासागर यहां से वहां तक फैला हुआ है। एक तरफ बंद महासागर, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। ये भूगोल, तो भूगोल के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं, और ये भूगोल क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति, और इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शक्ति का महत्व बढ़ता है, कम होता है, या वृद्धि होती है उसमें। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में इसके और अन्य तत्वों की चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।